हेलो एवरीवन, ये आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम का। गुणनखंड है और वी बॉडमास का नियम है। वी बॉडमास का नियम में कुछ नहीं है, कैसे से सॉल्व करते हैं उसकी जो वीडियो है प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, वी बॉडमास के नियम वाली। वहाँ से आप वी बॉडमास का नियम देख लेना, वैसे आप पर आता ही होगा। और मेंटल एबिलिटी में भी वी बॉडमास का नियम काम करता है, आप उसे देख सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक आपका ये है गुणनखंड और गुणज। तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं, देखो गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड किसी दी गई संख्या के गुणनखंड का तात्पर्य क्या होता है। गुणनखंड को फैक्टर कहा जाता है, फैक्टर्स। कोई दी हुई संख्या जिन संख्याओं से डिविजिबल होती है, विभाजित होती है, वे सभी संख्याएं दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे आपसे ये कहा जाए 2 के गुणनखंड बताइए, 1 के गुणनखंड की बात करें, 1 के गुणनखंड क्या होगा, 1 ही होगा, 1 1 से डिविजिबल होगी। 2 के गुणनखंड की बात करें, 2 में 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा। 3 के गुणनखंड की बात करते हैं, 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा। 4 के गुणनखंड की बात करें, 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा और 4 का भी जाएगा। 5 के गुणनखंड की बात करते हैं, यहाँ पर 5 में 1 का भाग जाएगा और 5 का जाएगा। 6 के गुणनखंड की बात करते हैं, 6 के सभी गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 7 के गुणनखंड की बात करते हैं, 7 में किस किस का भाग जाएगा, 7 में 1 का भाग जाएगा और किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। 8 के गुणनखंड की बात करते हैं, 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का, 4 का जाएगा, इसमें 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा नहीं, तो इसमें किसका जाएगा, 8 का जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एवरी नंबर है, एवरी नंबर में एक क्या होता है, गुणनखंड होता है। 1 जो नंबर है, 1 नंबर, 1 प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है। यह आपको इम्पोर्टेंट बात बताएं। और कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या स्वयं का क्या होता है, गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या स्वयं की क्या होती है, गुणनखंड होती है। जैसे 5 है, 5 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। कोई भी संख्या 6 है, वो स्वयं का क्या होगी, गुणनखंड अवश्य होगी। 6 6 का गुणनखंड होगा, 8 8 का गुणनखंड होगा। तो वह उससे क्या होती है, विभाजित होती है। लेकिन आपको बात करें कि 0 0 से डिविजिबल होगी क्या, ये नहीं होगी। अशून्य संख्या हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अशून्य। कोई भी संख्या, कौन सी, अशून्य संख्या स्वयं की क्या होती है, गुणनखंड होती है ये। अच्छा, इसके बाद अब हम लेते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात और कर लेते हैं। इसमें नोट कर लीजिए आप इतना। आपसे कहा जाए 36 के गुणनखंड बताइए। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो 14, चलो 16 कर लो, कोई बात नहीं। 16 और 36 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें बताने हैं। तो पहले हम 16 के गुणनखंड निकालते हैं। 16 के गुणनखंड, 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का, 7 का, 8 का जाएगा, फिर 16 का जाएगा। 36 की बात करते हैं। 36 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 36 के गुणनखंड, 36 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 36 में 3 का जाएगा, यस, 6 और 3 9 होते हैं, 3 का जाएगा, 4 नाम 36, 5 का भाग जाएगा नहीं, 6 का जाएगा, 7 का जाएगा नहीं, 8 का, 8 चौक 32 होते हैं, 9 का जाएगा, 9 दूनी 18 दूनी 36, यस, 9 10, 10 का नहीं जाएगा, 11 का भाग जाएगा इसमें नहीं, 12 का, 12 थी 36, 12, 13 का होगा नहीं, 14 का जाएगा इसमें नहीं, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 18 का जाएगा इसमें, और 18 दूनी 36, अब लास्ट में 36 का ही जाएगा। 8 दूनी 16, फिर लास्ट में 16 का हो जाएगा इसमें। तो 2 बार से मालूम पड़ जाता है। अब हमें इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने हैं, तो 1 इसके अंतर्गत भी आ गया, 1 इसके अंतर्गत भी आ गया है।
2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें है, और नहीं है। तो यहाँ लिखोगे उभयनिष्ठ गुणनखंड 16 और 36 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या होंगे इसमें, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ये होंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। इस तरीके से आप निकालेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसे आप पढ़िए और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देना है आपको और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखते हैं कि आप इसे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, हाँ, अब हम यहाँ पर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर्स किसी संख्या के वे गुणनखंड जो अभाज्य संख्या हों वो इसके क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड। देखो इसकी डेफिनेशन में क्या है, किसी संख्या के वे गुणनखंड जो अभाज्य संख्या होते हैं। तो 12 के गुणनखंड कीजिए यहाँ पर तो क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 लिख लो, 7 12 होते हैं। तो यहाँ पर ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी क्या है इसका प्राइम नंबर है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो 12 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है 12 के कुल अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 2 तो ये हैं, 1 2 3, तो इन पावरों को भी आप ऐड कर सकते हैं। 2 + 1 बराबर कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पर 12 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त हुए हैं, 3। अगर वो ये पूछ ले, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, 12 के कुल विभिन्न अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कह सकता है, भाजक भी कह सकता है। यहाँ पर 2 ही होंगे। कुल विभिन्न अभाज्य गुणनखंड यानी अलग अलग। यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड है, एक तो 2 है, दूसरा भी 2 है और एक 3 है। तो विभिन्न यानी अलग अलग, डिफरेंट आपको निकालना है। तो एक 2 होगा और एक 3 होगा। तो इस तरीके से विभिन्न भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, यहाँ पर 2 ही होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम आपसे। अच्छा, एक चीज़ आपको और बतानी थी, पहले हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं इसके आधार पर। एक सवाल आया फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, उसे करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 भर्ती परीक्षा में 2020 को आयोजित हुई थी, उसमें आया है। तो यहाँ पर 27,720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी। भाजक का मतलब क्या होता है, गुणनखंड जिसका भाग चला जाए। 8 में 2 का भाग जाता है तो 2 क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा और गुणनखंड भी कहलाएगा। तो विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या इसमें आपको निकालनी है। तो यहाँ पर एक नया वर्ड इसने यूज किया गया, क्या है, विभिन्न। विभिन्न का मतलब अलग अलग अभाज्य भाजकों की संख्या। तो 27,720 को आप क्या लिखेंगे, इसमें देखिए कितने का भाग जाएगा, लास्ट में 0 आ रहा है। तो इसमें 5 का लगा सकते हैं या 2 का लगा लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 5 का हम लगाते हैं, 5 25 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पर 2, 5 25, कितना बचा 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20। 4 का लगाओ, इसमें 4 का चला जाएगा। तो 4 एकन 4, यहाँ पर 1 बचा, 4 3 12, कितने बचे 3, 4 7 28, 4 8 32, 32, 2 बचा, 4 6 24। 5 इंटू 4 इंटू, इसमें और भाग लगाइए, 3 और 1 4, 8 4 12, 3 का भाग आसानी से चला जाएगा। 3 और 1 4, 6 4 18, 9 का भी चला जाएगा। तो 9 का दे लो, प्राइम फैक्टर आप इससे पहले बनाएंगे आप। तो 9 1 9, 9 2 18, 9 1 9, कितने बचे 4, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, कितने बचे यहाँ पर 4, नहीं 3 बचे यहाँ पर, 3 बचे, 9 चौक 36। तो ये आ गया। इसमें अब कितने का जा रहा है देखिए,
2 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 7 14, कितना बचा 1, 2 7 14। 5 × 4 × 9 × 2 × 11 × 7, 11 7 77। तो यहाँ 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3, और 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 2, 5 की पावर 1 × 7 × 11। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए यहाँ पर। अब इसमें देखिए कि इसने विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, टोटल भाजकों की संख्या नहीं पूछी है उसने, कुल अभाजकों की संख्या बताइए। नहीं, अभाज्य भाजकों की संख्या नहीं है। तो यहाँ पर कुल विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या विभिन्न है, इसका मतलब 2 इसका क्या होगा भाजक, 3 भाजक होगा 5 7 11, 1 2 3 4 5। कितना आएगा इसका आंसर 5 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर वो क्या पूछता संख्या के कुल अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, अभाज्य भाजक 3 2 5 6 7 8 हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 भर्ती में आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है ये नंबर में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंड टोटल इसमें निकालने हैं, तो 6 की पावर 3 इसको सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 14 × 11 की पावर 7 × 65 की पावर 4। इसके फैक्टराइजेशन हो रहे हैं, प्राइम फैक्टर हम करते हैं। 3 की पावर 14, 11 की पावर कितना 7, 13 पंजे 65 होता है ये 4। तो इसका मतलब 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 14 × 11 की पावर 7, 13 की पावर 4, 5 की पावर 4। क्रम से लिख लो आपसे, 2 की पावर 3, 3 की पावर देख लो 14 और 3 17। इससे बड़ा क्या आता है 5 की पावर 4, 11 की पावर 7, 13 की पावर 4। टोटल हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। टोटल कितने हो गए 3 + 17 + 4 + 7 + 4, यह आ जाएगा 3 + 17 + 4 + 7 + 4। 17 3 20, 20 4 24, 24 और 7 31 और 4 35। इसका आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पर देखो उसने पूछा क्या था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर वो क्या कहता, अगर वो ये कहता कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आता, 1 2 3 4 5। विभिन्न अभाज्य गुणनखंड 5 आते, इसका मतलब ऑप्शन फिर डी होता है इसमें। अगर इसमें एक वर्ड और लगा देता विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसका आंसर फिर 5 आता। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। लैंग्वेज को आप आराम से पढ़ा करें, समझ के पढ़िए, थोड़ा सा टाइम दे करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छा आंसर निकलेगा, नेगेटिव नहीं होगी आपसे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो पहले इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 गुणा कितना हो जाएगा 12, 2 गुणा 2 गुणा 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 ये आ गया। तो यहाँ के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, तो पावर में 1 आपको जोड़ना है। कुल गुणनखंड, तो पावर में 1 जोड़ दो, 3 + 1 उसका मल्टीप्लाई करना है। दूसरे प्राइम फैक्टर की पावर में 1 जोड़ दो आप, उनका मल्टीप्लाई करें तो 4 × 2 = क्या आ जाएगा 8। एक्सप्लेन समझिए आप इसका। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 आप इसे लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब इसमें से कोई भी आप 2 चूज कर लीजिए, वो इसका क्या कहलाएगा फैक्टर कहलाएगा। इन दोनों को कर लेंगे चूज, तो क्या आ जाएगा 1 इसका क्या हो जाएगा एक गुणनखंड कहलाएगा। इन दोनों को चूज कर सकते हैं, इन दोनों को चूज कर सकते हैं, तो 2 को आपको चूज करना है। तो ये कितने एलिमेंट है यहाँ पर, तो 2 एलिमेंट है। यहाँ पर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। इनमें से एक नंबर को, एक नंबर इसे मान लें,
ये आपके लिए नहीं है। जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स वाले, वो पूछेंगे सर आपने कैसे लिख दिया, उसके लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। 2 की पावर 3 का मतलब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कौन सा भी इसमें से एलिमेंट हो सकता है। तो इसको लिखने के तरीके 4 मेथड हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आपके पास 5 वस्तुएं हैं, 5 समान वस्तुओं को देने के तरीके 5+1 तरीके होते हैं, 6 तरीके। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस वाले एलिमेंट में से एक एलिमेंट को चयन करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4। इसमें से चयन करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 2। अब 2 एलिमेंट आपको लेने हैं, 1 अंक की संख्या बन जाएगी, 2 अंक की, दोनों अंक की यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पर। तो 4 × 2, 2 एलिमेंट लेने के तरीके कितने हो जाएंगे, 8। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट आपका प्राप्त होगा तो सभी फैक्टर इसमें समाहित हो जाएंगे। 2 एलिमेंट लो, उनका मल्टीप्लाई कीजिए, सभी फैक्टर इसके 24 के जितने भी फैक्टर होंगे वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल हम फैक्टर यहाँ पर निकालते हैं। एक एलिमेंट इसमें से सिलेक्ट किया, एक इसमें से, दोनों एलिमेंटों को सेलेक्ट करने के तरीके उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप पढ़ेंगे। तो 8 वाले तो केवल ये ध्यान रखें कि पावर में 1 जोड़ना है, पावर में 1 जोड़ना है, उनका मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल गुणनखंड हम निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप लिखना चाहें कि 24 के जो गुणनखंड है वो क्या क्या होंगे, 8 बता रहे हैं सर तो 8 ही होंगे। देखो किस तरीके से होंगे। 24 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाता है, 3 का जाएगा, तो 8 24 यस, 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 6 चौक 24, 7 का नहीं जाएगा, फिर कितना जाएगा, 8 का जाएगा, 8 का। 8 से आगे बढ़िए आप, 9 का जाएगा, नहीं, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का जाएगा, यस 12 का चला जाएगा। इसके बाद फिर कितने का जाएगा, 24 का जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इसके जो टोटल गुणनखंड हो जाते हैं। कितने प्राप्त हुए यहाँ पर, 8, यहाँ पर भी कितने प्राप्त हुए, 8 प्राप्त हुए। नेक्स्ट, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 2 की पावर 5, 6 की पावर 5, 3 की पावर 5 के कुल कितने अभाज्य अपवर्तक होंगे। अपवर्तक का मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है, ये भी आपको बता दें। एक होता है अपवर्त्य और एक होता है अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब क्या होता है, गुणनखंड से है। एक अपवर्त्य और होता है, अपवर्त्य का मतलब क्या होता है, गुणज होता है। तो यहाँ पर कुल कितने अभाज्य, 2 की पावर 5, आप 6 को लिखेंगे 2 × 3, इसकी पावर 5 × 3 की पावर क्या लिखेंगे, 5। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 × 3 की पावर 5। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 10 × 3 की पावर कितना हो जाएगा, 10। तो कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 10 + 10 बराबर कितने आ जाएंगे, 20। ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। इसका अभाज्य अपवर्तक भी कह सकता है, गुणनखंड भी कह सकता है। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन आप इसे देखिए, 1800 के ज्ञात करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। 1800 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, टोटल गुणनखंड आपको निकालने हैं। 36 से डिविजिबल कितने फैक्टर होंगे, जिसमें 36 का क्या जाता है, भाग जाता है। 10 से डिविजिबल कितने फैक्टर होंगे, और ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 9 से डिविजिबल नहीं है, विभाजित नहीं है। तो पहले हम इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 1800 को हम क्या लिखेंगे, 1800 को 9 दूनी 18, पहले 100 करके आप लिख लो, और 18 को लिखेंगे 2 × 9, कैसे भी लिख लो, फैक्टर आपको करने हैं। 25 दूनी 50 हो जाएंगे, तो 5 × 5 × 2 ऐसे लिख दिया, 55 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। 100 के मैंने इस तरीके से फैक्टर कर दिए, 3 × 3 मैंने ये लिख दिया। अब इसको अच्छी तरीके से लिख दो, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर कितना है, 2, इस तरीके से लिख दिया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अब आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो कितना आ जाएगा, 3 का 1 ज़्यादा 4 × 3 × 3, 4 × 12, 12 × 36। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आ गए यहाँ पर, 36। 36 से डिविजिबल कितने फैक्टर होंगे, इसका मतलब देखो क्या आपको बता दें,
पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो दूसरे वाले को। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखो 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो इनकी फॉर्म क्या क्या होंगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये सेलेक्ट आप कर सकते हैं। 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या क्या आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब सुनिए ध्यान से, आपको 36 से डिविजिबल आपको करना है, तो 36 का मतलब 18 दूनी 36, तो आप इसके ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू इसमें लगा भाग 18, 2 नाम 18, 9 बार 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 36 से डिविजिबल होगा तो 2 की पावर 2 चाहिए, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में चाहिए। आपको इसमें से 3 एलिमेंट आपको सेलेक्ट करने हैं गुणनखंड के लिए। तो 3 एलिमेंट कौन कौन से सेलेक्ट, अब इनमें से ये चाहिए, ये तो नेसेसरी है, 2 की पावर 2 आ जाए। 2 की पावर 3 आपने सेलेक्ट कर लिया तो इसमें भी 2 की पावर 2 अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 2 सेलेक्ट हो जाए, इससे बड़े सेलेक्ट हो जाएँ, इससे छोटे सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो 36 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये सेलेक्ट नहीं करना है आपको, ये वाला भी सेलेक्ट नहीं करना है। 3 की पावर 2 और उससे ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, ये वाला सेलेक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 2 सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इनमें से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 36 से डिविजिबल 36 से डिविजिबल फैक्टर कौन से होंगे। अब इसे सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, 2 तरीके हैं, इनको सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 2, तो यहाँ 2 लिख लो। इनमें से सेलेक्ट करने के तरीके, ये एलिमेंट सेलेक्ट होगा ओनली, तो 1 तरीका है इसका। इसे सेलेक्ट ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी 3 तरीके हो गए। तो टोटल 3 दूनी कितने आ जाएंगे, 6। तो 36 से डिविजिबल फैक्टर कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 6 आ जाएंगे। इसी प्रकार आप ये भी आप कर सकते हो। 10 से डिविजिबल कितने फैक्टर होंगे, 10 से डिविजिबल, तो 2 की पावर, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, 3 तक जाना है। 3 की पावर 0 ले सकते हैं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इसमें 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब 10 से डिविजिबल आपको करना है, 10 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 5, इसका मतलब 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 ले सकते हैं, और इससे बड़े ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला नहीं ले सकते आप, और ये वाला भी आप नहीं ले सकती है। इनमें से कौन सा भी आप ले सकते हैं। तो इसमें से चूज करने के तरीके कितने होंगे, 10 से डिविजिबल फैक्टर कितने होंगे, इसमें से सेलेक्ट करने के तरीके 3, इसमें से सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, 3, और इसमें से सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, 2, 3 तरह का 9, 9 दूनी 18 तरीके। अब ये वाला है, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 9 से पहले आप डिविजिबल निकाल लो, फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं यहाँ पर, इनमें से आप माइनस कर देना, वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, चलो इसे और ले लेते हैं। ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें से देखो क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब इसमें से हमें देखियो 9 से डिविजिबल नहीं है, पहले हम 9 से डिविजिबल निकालते हैं। 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3, इसका मतलब 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 तो सेलेक्ट करना ही करना है आपको, इससे बड़े भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो 2 इसको सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप लिखो 9 से डिविजिबल फैक्टर, 9 से डिविजिबल फैक्टर कितने होंगे, इसे सेलेक्ट करने के तरीके 4, इसको सेलेक्ट करने के तरीके 1, इधर से इनको सेलेक्ट करने के तरीके 3, 4 3 12। 9 से डिविजिबल नहीं होंगे, 9 से डिविजिबल नहीं, 9 से डिविजिबल नहीं है ऐसे फैक्टर।
टोटल हमारे पास फैक्टर कितने थे, मैंने तो साफ कर दिया, शायद 36 ही होंगे। -12 कर दो आप, इसमें से चेक कर लें कितने थे। हाँ 36 ही थे, तो टोटल कितना आ जाएगा 24। तो 9 से डिविजिबल नहीं है, ऐसे कितने हो जाएंगे ये आपके पास 24 आंसर आ जाएगा। हाँ इसके बाद हम गुणज और ले लेते हैं मल्टीपल। मल्टीपल्स देखिए अब, किसी संख्या के गुणज, गुणज का मतलब अपवर्त्य, अपवर्त्य एक ही बात है, और उसमें क्या था अपवर्तक लिखा था, ध्यान रखा। अपवर्त्य और अपवर्तक दोनों में अंतर होता है। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज मल्टीपल्स चलेंगे, जैसे आपसे कहा जाए 2 के गुणज, 2 के गुणज क्या होंगे जो टेबल के अनुसार चलते हैं वो चलेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरीके से ये चलेंगे। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, इसके अपवर्त्य कहलाते हैं, गुणज कहलाते हैं। 6 के गुणज बताइए, तो 6 के गुणज भी आप लिख सकते हैं आसानी से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये इसके क्या कहलाएंगे, इसके गुणज कहलाते हैं। तो इस प्रकार गुणज पर आधारित वैसे क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन उभयनिष्ठ गुणज आपसे पूछ सकता है। तो अब हम लेते हैं लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल से बनी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखो शून्यों की संख्या किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं के गुणनफल से बनी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। क्या होगी, तो यहाँ पर 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं के गुणनफल से बनी संख्या के, इसका मतलब इसमें आपको शून्यों की संख्या निकालनी है। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे करते जाओ, गुणा कितना है 100। इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी के अंत में शून्यों की संख्या, ये हम यहाँ पर इसका हल निकाल रहे हैं कि अंत में शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या देखो किस तरीके से निकाली जाती है। अगर आपसे हम ये कहें कि 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती होती है उनमें 5 का अंक ज़्यादा बार आएगा या 2 का अंक ज़्यादा बार आएगा, तो आप जल्दी से जवाब दे देंगे 2 ज़्यादा बार आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 2 देखो कितनी बार आया है। 2 में 2 है, 4 में 2 है, 6 में 2 है, 8 में 2 है और 10 में भी 2 है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 से 10 तक की संख्या में 5 कितनी बार आएगा, तो 5 तो 1 में और 10 में 5 छिपा हुआ है, 2 बार 5 आया हुआ है। तो इसका मतलब सबसे कम कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 2 अंकों की तो भरमार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 के अंकों की बात करते हैं तो ज़्यादा है, और 5 के अंक कितने कम हैं। तो 2 के अंक भले ही ज़्यादा हों इस तरीके से, लेकिन हमारा शून्य किस पर डिपेंड करेगा, 5 पर डिपेंड करेगा। इस संख्या की बात करें, इसमें 5 कितनी बार आया, यहाँ पर 2 बार 5 आ रहा है, तो 2 शून्य आएंगे, क्योंकि एक इसके लिए 2 चाहिए, 5 2 जा 10, एक इसके लिए 2 चाहिए, तो 2 की तो कोई कमी नहीं है यहाँ से यहाँ तक। तो शून्यों की संख्या टिकी हुई है आपके 5 की संख्या के बराबर। 5 कितनी बार आया है, 5 जो है 5 अंक की बात कर रहे हैं, डिजिट 5 है, वो कितनी बार आया है, उतने क्या होंगे, शून्य होंगे। तो हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट मालूम पड़ गया कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में आपको क्या निकालना है, 5 कितनी बार आता है, आपको ये निकालना है। 5 कैसे निकालेंगे अब वो समझिए आप। तो इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट देखा करो आप। तो अब हमें 5 निकालना है, तो 5 कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 100 तक की संख्या में 5 की कुल संख्या, 1 से 100 तक का गुणा करते हैं तो कुल संख्या कैसे निकालेंगे। 100 में आप 5 का भाग लगाइए,
100 में 5 का भाग लगाइए तो कितनी बार जाएगा ये? 5 दूनी 10, 25 बार, 5 दूनी सॉरी कितनी बार जाएगा ये? 20 बार भी, 500। अब जो 20 आया है, अब 20 में भी आप 5 का भाग लगाएंगे तो प्लस करके लिखेंगे 20/5। इसका क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये हमने बॉक्स बना दिया, इसका मतलब आपको बता देंगे। यानी कम वाली संख्या ली जाती है, जैसे 5 का भाग लगाने पर 4.6 आ रहा है तो छोटा वाला मान लिया जाएगा। इसका मतलब क्या लिया जाएगा? 4 लिया जाएगा। प्लस अब इसमें 5 का भाग लगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम केवल और केवल यही लिखेंगे। तो यहाँ पर कुल संख्या है वो क्या प्राप्त हुई है? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 20। ये इसका भाग लगाइए 4, तो कितना आ गया? 20 + 4 = 24। तो इस तरीके से 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के अंत में जो शून्य प्राप्त होंगे, कितने शून्य प्राप्त होंगे? 24 शून्य प्राप्त होंगे। यहाँ पर इस तरीके से आप शून्यों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सी संख्याएं? जो सम संख्याएं आती हैं उनकी बात और कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन बना दिया है, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है इस वाले में। ये वाला क्वेश्चन है 1 2 3, इसका मतलब लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है। प्राकृत संख्या गुणनफल कहाँ तक है? 40 तक। तो 40 तक प्राकृत संख्याओं के गुणनफल है। शून्यों की संख्या हमें निकालनी है, तो पहले इस 40 को देखते हैं। तो 40 में 5 का भाग लगाइए, 5 × 40 प्लस 8 में भी क्या लगाएंगे? भाग। चलो वैसे ही लिख देता हूँ, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। 40 में हमने 5 का भाग लगाया, उसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकाल रहे हैं, महत्तम पूर्णांक वैल्यू निकालनी है। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 में फिर हमने किसका भाग लगाया है? 5 का, क्योंकि जाएगा बड़ी संख्या है, 5 से बड़ी आती है तो आपको भाग लगाना है। अब इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी? 8 प्लस 5 का भाग लगाइए, 8 में कितनी बार जाएगा? 1 पौंड समथिंग आएगा। 1 पौंड आए तो समझ जाओ 1 ही आपको लेना है। जैसे आपसे 1.5 आ गया है या 1.2 आ गया तो 1.2 अंक, 1.2 5 अंक आए हैं। 5 अंक कितनी बार आया? 1.2 बार। इसका मतलब 1.2 नहीं, केवल 1 बार आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1 तो 9। इसका मतलब इसके इस संख्याओं का आप गुणनफल करेंगे तो इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 9 प्राप्त होगी। इस वाले क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं 40। अब इसमें क्या हम इसका क्या कर देंगे? आधा कर देंगे आप। आधे में आप भाग लगाइए 5 का, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकालो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इनका आप गुणनफल करेंगे तो लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी? 4 प्राप्त हो जाएगी। इसका आधा कर देते हैं, बस ये है। इसमें देखिए 1 3 5 7 9 ये कैसी संख्या चल रही है? विषम संख्या चल रही हैं। विषम संख्या कहाँ तक गई है? 39 तक। ये भी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो इसमें 2 तो कहीं है ही नहीं, 2 होता है वही तो 5 के साथ मिलकर के 0 बनाता है। अब इसमें 2 है नहीं तो 0 क्यों बनेगा? तो इसका मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? कोई भी नहीं होगी। 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। शून्यों की संख्या 0 होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी? 0। शून्यों की संख्या 0। इसका मतलब एक भी शून्य नहीं होगा। ये संख्या को शो कर रहा है, आपको बता दें। तो एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो आपका ये शून्य जो निकालने थे हमें, नंबर ऑफ जीरोज, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 में आया है। इसे आप पढ़िए। अल्फा तथा बीटा दो धनात्मक पूर्णांकों में अल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 तथा बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 हो तो अल्फा प्लस बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। एक बात हम आपको बता दें, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ पर वो बात कर रहा है कि सबसे छोटा अल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कोई संख्या है, अभाज्य गुणनखंड ये हो सकते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसमें 3 है।
तो 8 वाले स्टूडेंट आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 है, तो संख्या आप 3 ही मान लो, कोई बात नहीं। अल्फा बराबर क्या हो गया, 3, और बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5, तो बीटा बराबर आप 5 मान लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। इसका मतलब इसमें क्या आ गया है, 8 है। तो 8 है तो फिर आपको ये बता दें कि 8 में क्या छिपा हुआ है, इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो न्यूनतम जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। एक बात हम आपको और बताएं इसमें, हाँ इधर देखिए, अब अल्फ़ा बराबर, अल्फ़ा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 है, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। बीटा की बात करते हैं कि बीटा इसका न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, 3y मान लेंगे। 5 है, न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 5y, उसमें y का मल्टीप्लाई कर देते हैं। y का मान कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड, छोटा वाला जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, यहाँ पर 5 है। अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या प्राप्त होगा, 3x प्लस, अच्छा एक बात और बताएं आपको, अब इसमें कितने का भी आप इसमें गुणा करें तो कैसी संख्या ये प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर ये विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर ये भी विषम है, ये भी कैसी है, विषम है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर 3x प्लस y है, ये विषम है, और यहाँ पर 5y, तो क्या है, विषम है, और ये भी कैसी है, ये भी विषम संख्या प्राप्त होगी। तो विषम प्लस विषम करेंगे तो क्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। और सम संख्या में न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होता है, न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 2 प्राप्त होता है, सम संख्या में 2। इसलिए यहाँ पर न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होगा, इसका 2 प्राप्त होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सोचने वाला क्वेश्चन है, आपसे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार आपका ये नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसमें सवाल सॉल्व करने हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आप लक्ष्य की बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं घातांक वाले या फिर नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, आप उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। और भी कोई आपके पास गाइड है तो उसमें से आप ये प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। नंबर सिस्टम कंप्लीट, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं आप उनको भी सॉल्व कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इसके बाद मैं आपको सीट प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आप बनाए जाएंगे उसकी पूरी सीट PDF आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर ही मिल जाएगी, उसमें दे देंगे, PDF बना करके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो लगे रहिए, आप मेहनत करते रहिए। आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपने आप में मालूम पड़ जाएगा कि मैंने जो पढ़ाया है उसमें से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और क्वेश्चन तो नया ही आएगा, यही बात बता दें, फर्स्ट ग्रेड में कुछ बनकर के आता है, आपको सोच डेवलपमेंट करनी है। तो लगे रहिए मेहनत करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।